पत्ते थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ लहराया और सारे खजाने अपने संग्रह में रख लिए। जब तुमने देखा कि उसने उपहार स्वीकार कर लिए हैं, तो तुम एक कदम आगे बढ़े और अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारी गहरी काली आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। अब जब तुमने उपहार भी स्वीकार कर लिए और विवाह के लिए भी तैयार हो गई हो, तो आज से मैं तुम्हें पत्नी कहकर बुलाऊंगा। मेडुसा की आंखें पूरी तरह फैल गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। जादुई प्राणियों का शरीर स्वभाव से उग्र होता है। उनका औषधि निर्माण से कोई संबंध नहीं होता। यह डोची महाद्वीप का सामान्य ज्ञान था। लेकिन तुम न केवल ऊर्जा से गोलियों की जांच कर रहे थे, बल्कि तुम्हारा तरीका भी बेहद निपुण था और तुम्हारी आभा पूरी तरह स्थिर थी। क्या तुम एक औषधि निर्माता भी थे? उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। क्या दिन में दी गई वे 7वीं श्रेणी की गोलियां सब तुम्हारे ही हाथों से बनाई गई थीं? 7वीं श्रेणी का औषधि निर्माता। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह अनजाने में अपनी सांसें भी धीमी कर बैठी। उसने तुम्हें जरा भी परेशान नहीं किया और चुपचाप एक ओर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। यह इंतजार सीधे अगली सुबह तक चलता रहा। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में आई। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। तुम्हारे सामने तैर रही गोलियों की चमक धीरे धीरे शांत हो गई और वे वापस मेज पर रखे जेड के डिब्बों में आकर ठहर गईं। तुमने सिर घुमाया तो देखा कि मेडुसा पलंग के सहारे बैठी तुम्हें पूरी रात देखती रही थी। तुमने हल्का सा भौं उठाया। क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? मेडुसा की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। वह अजीब से स्वर में बोली, क्या तुम कल रात औषधि बना रहे थे? तुम उठे, शरीर को हल्का सा खींचते हुए सहजता से बोले, नहीं, औषधि नहीं बना रहा था, बस उनकी जांच कर रहा था। सिस्टम ने जो गोलियां दी थीं, उन्हें बिना जांचे किसी को देना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं 7वीं श्रेणी का औषधि निर्माता हूँ। अगर किसी गोली में कोई छिपी हुई चाल हो तो जरा सी लापरवाही जान भी ले सकती है। पूरी रात अपनी आत्मिक शक्ति से बार बार उनकी जांच करने के बाद तुम्हें मानना पड़ा कि सिस्टम भले ही कंजूस हो, लेकिन उसकी दी हुई चीजों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी। उन गोलियों में जरा भी गड़बड़ी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनकी शुद्धता इतनी अधिक थी कि वे तुम्हारे अपने हाथों से बनाई गई गोलियों से भी बेहतर थीं। वे सचमुच सर्वोच्च गुणवत्ता की गोलियां थीं। मेडुसा आखिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तो क्या तुम सच में एक औषधि निर्माता हो? मान लो कि हूं। तुमने सिर हिलाया। बस मेरा तरीका सामान्य औषधि निर्माताओं जैसा नहीं है। मैं अपनी रक्तवंशीय क्षमता के सहारे सीधे निकलकर परिष्कृत करता हूं, इसलिए इसे पारंपरिक तरीका नहीं कहा जा सकता। मेडुसा ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, तो आखिर तुम किस प्रकार के जादुई प्राणी हो? तुमने उल्टा सवाल किया, क्या तुमने कभी शून्य निगलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन का नाम सुना है? मेडुसा कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने मन में प्राचीन जादुई प्राणियों से जुड़ी सारी पुस्तकों की जानकारी खंगाल डाली, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। नहीं, तुमने सहज भाव से कहा, संयोग देखो, मैंने भी नहीं सुना। मेडुसा की आंखों के कोने जोर से फड़क उठे। उसे लगा जैसे तुम जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। उसने मन की बात दबाई और फिर सावधानी से पूछा, तुम उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के नहीं हो, है ना? क्या तुम झोंगझो से आए हो? मान लो कि हाँ। तुमने आराम से चाय का बर्तन उठाया और अपने लिए एक प्याला भर लिया। मेडुसा कुछ पल झिझकी, फिर धीरे से बोली, तो तुम्हारी असली शक्ति आखिर कितनी है? जब मैंने तुम्हें पहली बार हवा में चलते देखा था तो मुझे लगा था कि तुम डोजोंग हो, लेकिन कल रात तुम्हें देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे शरीर से अनजाने में निकलने वाली वह आभा किसी डोजोंग की हो ही नहीं सकती। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप भले ही पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ डोजोंग मौजूद हैं। फिर भी तुम्हारी आभा इतनी भयावह है कि एक साधारण डोजोंग को एक थप्पड़ में मांस का लोथड़ा बना सकती है। तुमने चाय का एक घूंट लिया और बिल्कुल शांत स्वर में बोले, कुछ समय पहले ही मेरा स्तर बढ़ा है। अब मैं एक सितारा डोजोंग हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही मेडुसा के हाथ जोर से कांप गए। उसके हाथ में पकड़ा जेड का चाय का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह जड़ हो गया और दिमाग एकदम खाली पड़ गया। डोजुन, इस उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में जहां डो हुआंग राजा माने जाते थे और डोजोंग ही शक्ति की सीमा समझे जाते थे, तुम वास्तव में एक डोजुन थे। जमीन पर बिखरी चाय को देखकर तुमने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? मेडुसा अचानक होश में आई। उसका चेहरा अस्वाभाविक हो गया था और उसकी सांसें भी बिखर चुकी थीं। कुछ नहीं। उसने मुश्किल से एक घूंट लार निगली और धीमी आवाज में पूछा। डोजुन बिल्कुल अलग था।
झोंगझो जैसे महान प्रदेश में भी डॉजुन ऐसा अस्तित्व था जो अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित कर सकता था और एक पूरे क्षेत्र पर शासन कर सकता था। ऐसे व्यक्ति के लिए सुंदर स्त्रियों की कोई कमी नहीं हो सकती थी। फिर तुम इतनी दूर टैगोर रेगिस्तान में उसके पास क्यों आए थे? तुमने चाय का प्याला नीचे रखा, थोड़ा आगे झुके और उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? सिर्फ डॉजुन का नाम सुनकर ही इतनी डर गई? इतनी नजदीक से तुम्हारी सांसों की आहट महसूस करते ही मेडुसा की नजरें घबराकर इधर उधर भटकने लगी। मेरा मतलब। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसे रोक दिया। क्या तुम्हें अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं है? मेडुसा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वह बस तुम्हें देखती रह गई। तुमने फिर से एक प्याला गर्म चाय भरी और उसे मेडुसा के हल्के ठंडे हाथों में थमा दिया। फिर शांत स्वर में बोले, पत्नी, क्या तुम सच में इस छोटी सी जगह पर पूरी जिंदगी रेगिस्तान की रानी बनकर ही रहना चाहती हो? क्या तुम्हारा मन कभी इस दुनिया को देखने का नहीं करता? मेडुसा का चेहरा अचानक जटिल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके मन में कभी यह इच्छा ही ना आई हो? जब वह पहली बार डॉ हुआंग बनी थी तब उसके भीतर भी जोश था। उसने भी कभी सोचा था कि वह रेगिस्तान छोड़कर झोंगझो जाएगी और वहां अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन सर्पमानव जाति उसके बिना नहीं रह सकती थी और वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि झोंगझो जैसी जगह पर जहां डॉ हुआंग हर जगह दिखाई देते हैं और डॉ जोंग भी आम हैं, बिना किसी पृष्ठभूमि वाली एक डॉ हुआंग के लिए वहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल था। तुमने उसके चेहरे पर बदलते भाव देखे। अचानक तुमने आगे बढ़कर उसका हल्का ठंडा हाथ पकड़ लिया और उसे उसके उलझे हुए विचारों से बाहर खींच लिया। इतना मत सोचो, तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आगे से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बस मेरे साथ चलो। मेडुसा की आंखें जोर से कांप उठीं। उसका मन पूरी तरह उलझ चुका था। अब तक वह यही सोचती रही थी कि तुम सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण उससे विवाह करना चाहते हो। जब उसे पता चला कि तुम डॉजुन हो तो उसे यह डर भी सताने लगा था कि कहीं सर्पमानव जाति तुम्हारी अधीनस्थ न बन जाए। आखिर ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसकी जैसी रेगिस्तान की रानी और एक साधारण खिलौने में क्या अंतर रह जाता? लेकिन इस समय तुम्हारे गंभीर चेहरे को देखकर वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम्हारी बातें सच्ची हैं या सिर्फ कुछ पल की मीठी बातें। वह अपने कबीले के लिए अपना सम्मान छोड़ सकती थी, लेकिन अपने दिल का आखिरी अभिमान नहीं छोड़ सकती थी। तुमने उसकी आंखों में छिपी झिझक और संघर्ष को देखा। तुम बस हल्का सा मुस्कुराए। तुमने कोई कसम नहीं खाई, न ही कोई बड़ा वादा किया। बस धीरे से उसके चेहरे के पास आए, उसके कान के पास बिखरी कुछ लटों को प्यार से पीछे कर दिया। चलो, अब उठने का समय हो गया है। तुम खड़े हुए अपने शरीर को हल्का सा खींचा और बात बदलते हुए बोले, क्या तुम मुझे अपना महल नहीं दिखाओगी? मेडुसा जैसे किसी सपने से जागी। उसने तुम्हारी सीधी और मजबूत पीठ को देखा, फिर धीरे धीरे अपने आसन से उठ खड़ी हुई। पति देव, क्या आप नाश्ता करेंगे? तुमने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसी समय महल के मुख्य प्रांगण में हलचल मची हुई थी। एक बुजुर्ग ने क्रोध से कहा, हमारी रानी किसी अज्ञात मानव से विवाह करे, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। पास खड़ी हुआ शेर ने घबराकर अपने माथे का पसीना पोंछा और धीमी आवाज में बोली, चारों महागुरुओं से विनती है, कृपया शांत हो जाइए। रानी ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि आज विवाह के दिन किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। आप सभी केवल शांति से विवाह समारोह में शामिल हो जाइए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों महागुरुओं की आंखों में तेज चमक उठी। चारों के शरीर से दोहुआंग शिखर की भयंकर आभा फूट पड़ी। आसपास का तापमान मानो अचानक गिर गया। प्रथम महागुरु ने क्रोध में हंसते हुए कहा, हद हो गई। यदि रानी ने पूरी जाति की रक्षा के लिए अपमान सह लिया तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जबकि हम चारों एकांत साधना से लौट आए हैं तो चाहे सामने एक दोजोंग ही क्यों न हो, उसे भी सापमानव जाति के क्रोध का सामना करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। उआशेर की तो मानो रोने की नौबत आ गई। वह तुरंत उनके पास पहुंची और बेहद धीमी आवाज में बोली, महागुरु, बात वैसी नहीं है। वो दोजोंग नहीं है। प्रथम महागुरु ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अगर वह दोजोंग भी नहीं है तो क्या कोई साधारण दोहुआंग हमारी रानी को इस हद तक मजबूर कर सकता है? यह तो हमारी पूरी जाति का अपमान है। उआशेर ने कठिनाई से लार निगली, फिर कांपती आवाज में बोली, रानी ने स्वयं बताया है, हमारे भावी राजा एक दोजुन हैं। उआशेर के ये शब्द सुनते ही पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। अभी कुछ क्षण पहले तक जिन चारों महागुरुओं के शरीर से प्रचंड हत्याभाव निकल रहा था वह पल भर में गायब हो गया। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रथम महागुरु ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? दोजुन। वह झटके से आगे बढ़े और हुआशेर का हाथ पकड़ लिया।
क्या यह सच है? हुआशेर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में आखिरी बार एक दोजुन कई सौ वर्ष पहले युनलान संप्रदाय के संस्थापक युन पोतियन थे। उनकी मृत्यु के बाद इस पूरे महाद्वीप में फिर कभी कोई दोजुन प्रकट नहीं हुआ। रानी ने स्वयं उनकी शक्ति की पुष्टि की है। चारों महागुरु कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़े रहे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय दूसरे महागुरु की नजर अचानक हुआशेर पर पड़ी। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, 1 मिनट, तुम्हारी आभा 5 साल पहले तुम केवल 3 सितारा दोहुआंग थीं। अब अचानक 5 सितारा दोहुआंग कैसे बन गई? यह सुनते ही हुआशेर का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह सब महाराज की कृपा है। उन्होंने रानी को छोटी सी सगाई की भेंट के रूप में 10 से अधिक छठी श्रेणी की डॉलिंग गोलियां दी थीं। रानी ने वे सभी गोलियां हमें बांट दी। अब 8 कबीलों के मुखिया और सभी प्रमुख सेनापतियों की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वह उत्साह से आगे बोली, इतना ही नहीं, महाराज ने रानी के लिए अलग से 3 सर्वोच्च 7वीं श्रेणी की गोलियां और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरे कई संदूक भी भेंट किए हैं। इन 3 दिनों में महल का लगभग हर व्यक्ति उनकी कृपा से पुरस्कृत हुआ है। हुआशेर की पूरी बात सुनने के बाद चारों महागुरु पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें जो खबर मिली थी उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि मेडुसा को एक रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति ने विवाह के लिए मजबूर कर दिया है। रानी ने अपनी जाति की रक्षा के लिए अपमान सहते हुए यह विवाह स्वीकार किया था। लेकिन अब 10 से अधिक छठी श्रेणी की गोलियां यूं ही उपहार में दे देना, 3 सर्वोच्च 7वीं श्रेणी की गोलियां सगाई के उपहार के रूप में भेंट करना, और यहाँ तक कि महल के साधारण लोगों तक को खुलकर पुरस्कार देना, क्या इसे कोई जबरदस्ती का विवाह कह सकता था? प्रथम महागुरु ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा मेडुसा महल लाल रेशमी सजावट से सजा हुआ था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। फिर उन्होंने हुआशेर के चेहरे पर फैली खुशी देखी। धीरे धीरे उनके हाथ की लाठी नीचे टिक गई। चेहरे का सारा क्रोध गायब हो चुका था। वह मन ही मन खुद पर ही संदेह करने लगे। क्या हमने सचमुच गलत समझ लिया था? यह कोई जबरन कराया गया विवाह नहीं। सापमानव जाति के सभी प्रमुख सरदार, सेनापति और प्रभावशाली लोग समारोह में उपस्थित थे। पूरा महल नए रूप में सजा हुआ था। लाल रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। चारों ओर अनगिनत दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से पूरी रात जगमगा उठी थी। कुछ ही देर बाद तुम मेडुसा का हाथ थामे विवाह समारोह में पहुंचे। उसकी अनुपम सुंदरता देखकर उपस्थित सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध रह गए। 8 कबीलों के मुखिया एक एक करके आगे आए और पूरे सम्मान तथा सच्चे मन से तुम्हें विवाह की शुभकामनाएं देने लगे। सिर्फ 3 दिनों में तुम्हारे दिए गए उपहारों ने उन सभी का दिल पूरी तरह जीत लिया था। जो सापमानव योद्धा पहले तुम्हारा विरोध कर रहे थे, अब उनके मन में तुम्हारे प्रति जरा भी नाराजगी नहीं बची थी। वे तुम्हें ऐसे देख रहे थे मानो कोई चलता फिरता खजाना उनके सामने खड़ा हो, ताकि सापमानव जाति का रिश्ता हमेशा के लिए तुम जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाए। यहाँ तक कि चारों महागुरु भी, जो हमेशा कठोर और गंभीर रहते थे, आज उनके चेहरों पर भी दुर्लभ मुस्कान दिखाई दे रही थी। वे स्वयं विवाह समारोह की सभी रस्मों की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विनम्रता से तुम्हें बधाइयां देते रहे और सम्मान पूर्वक मदिरा का प्याला अर्पित करते रहे। प्राचीन सापमानव परंपराओं के अनुसार सभी विवाह रस्में पूरी होने के बाद भोज भी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। तब मेडुसा ने तुम्हारा हाथ थामा और चारों महागुरुओं के सम्मानपूर्ण मार्गदर्शन में महल के शोर शराबे से दूर तुम्हें महल की गहराइयों में स्थित एक भूमिगत कक्ष की ओर ले जाने लगी। तुमने चारों ओर फैले अंधेरे भूमिगत मार्ग को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यह कहाँ ले जा रही हो? क्या सुहागरात मनाने के लिए भी भूमिगत रास्ते से जाना पड़ता है? तुम्हारी बात सुनकर मेडुसा के सुंदर चेहरे पर हल्की लाली छा गई। उसने धीमे स्वर में समझाया, हमारी सापमानव जाति में एक प्राचीन परंपरा है। हर पीढ़ी की रानी जब तक पूरी तरह मानव रूप प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसे अपनी पवित्रता बनाए रखनी होती है। और विवाह के बाद अपने पति के साथ पहली रात बिताने से पहले उसे इस भूमिगत वेदी पर एक विशेष शुद्धिकरण संस्कार से गुजरना पड़ता है। इतना कहकर मेडुसा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद तुम दोनों एक विशाल भूमिगत प्रांगण में पहुंचे। प्रांगण के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी बनी हुई थी। उस पर अनगिनत रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे। सदियों पुरानी वह वेदी एक गंभीर और पवित्र आभा बिखेर रही थी।